सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले का आपने हमारा वीडियो देखा होगा जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के फर्स्ट पार्ट में चार्ज के बारे में डिस्कस किया था और चार्जेस की कुछ हिस्ट्रीज देखी थी हमने और कुछ एक्सपेरिमेंट देखे थे स्फीयर के ऊपर। आज उसके आगे की हम बात करेंगे और कुछ हम एक नया टॉपिक कूलम्ब्स लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं यह जो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। मतलब आप किसी भी मेटल, कोई भी आपको सपोज कीजिए कि आपको कोई मेटल स्फीयर दिया गया है, ठीक है, और आपको उसको चार्ज पॉजिटिवली चार्ज करना है बिना उसे टच किए। आपको उसको टच नहीं करना है, या उसमें नहीं तो टच करने में क्या, आप सिंपल उसे रब कर सकते हैं या कुछ भी करके आप कर सकते हैं, बट इसमें एक कंडीशन दिया गया है कि विदाउट टचिंग इट, मतलब आपको इसे टच नहीं करना है और उसके बाद आप इसे कैसे चार्ज करेंगे ये बताना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें क्या करेंगे। ये सपोज मान लीजिए आपका कि ये एक स्फीयर है, ठीक है, और इसको हमने स्टैंड में रखा है। स्टैंड में रखना जरूरी है, नहीं तो सारी चार्जेस क्या होंगी, अर्थ पर चली जाएंगी। तो इसमें हमें पॉजिटिव चार्ज लाना है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आप क्या करेंगे, उस दिन आपने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि पॉजिटिव चार्ज के लिए हमने उसके अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव का अपोजिट क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज बॉडी को अगर हम उसके बहुत क्लोज में लाएंगे तो क्या होगा कि जो अपोजिट चार्ज होगा वो बहुत क्लोज आ जाएगा और जो निगेटिव या अपोजिट का चार्ज होगा वो फर्दर एंड में चले जाएगा। ठीक है, ये आपने देखा था, जो सेम चार्जेस होंगे वो फर्दर एंड में चले जाएंगे। तो यहाँ पे जब हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, इस जो हम चार्ज वाला रॉड लेंगे उसमें हम पूरा निगेटिवली चार्ज लेंगे। निगेटिवली चार्ज क्यों लेंगे, क्योंकि हमें इस स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज चाहिए पूरी तरह, इसलिए निगेटिवली चार्ज लेंगे। और जब हम इसे इस स्फीयर के पास लाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज की वजह से जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो सारे अट्रैक्ट होके इस चार्ज के इसके पास आ जाएंगे, और जो अपोजिट मतलब माइनस चार्ज है वो सारे के सारे माइनस चार्ज एक साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि ये जब आपने देख लिया कि आपने जब निगेटिव चार्ज वाले प्लेट का यूज़ किया तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो एक तरफ पास में आ गए और इसके अपोजिट जो निगेटिव चार्ज थे वो दूसरे तरफ चले गए। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको इसको पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज करना है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे साइड में क्या आया, इधर निगेटिव चार्ज भी आए हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप ये जो निगेटिव चार्जेस रहेंगे, निगेटिव चार्जेस जो यहाँ पे निगेटिव चार्ज रहेंगे, इसकी हम क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। हम अर्थिंग कर देंगे और ये जो अर्थिंग का सिंबल रहता है ये पूरी ग्राउंडेड हो जाएगी। ग्राउंडेड मतलब जितना भी जो निगेटिवली चार्ज रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो अर्थ पर चले जाएगा, और अर्थ पर चले जाएगा तो उसके बाद हमको क्या मिलेगा, स्फीयर जो हमें मिलेगा वो पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज होगा। और हमें यही इसमें कहा गया था कि आप उसे बिना टच किए कैसे आप उसे पॉजिटिवली चार्ज लाएंगे। तो ये आप देख लीजिए, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो ये आपको समझ आ ही गया होगा कि हमने इसे किस तरह से लाया है। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा। और इसमें जो बातें ध्यान रखने लायक है वो ये है कि इसे स्टैंड पर ही रखना है, नहीं तो सारी चार्जेस क्या होंगी, अर्थ पर चले जाएंगी। और हमेशा हमें जो चार्ज चाहिए उसके अपोजिट चार्ज की प्लेट लेनी है। ठीक है, अपोजिट चार्ज के प्लेट लेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट होके हमें वो चार्ज आसानी से मिल जाएगा। ये हो गया हमारा पहला स्फीयर से रिलेटेड एग्जांपल, जिसकी बात हम उस दिन कर रहे थे कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे करके। आइए देखते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, पहले ही देख लेते हैं कि ये लाइक चार्ज क्या होता है। लाइक चार्ज जो होता है ना, उसमें सेम चार्जेस होते हैं, जैसे प्लस और प्लस, माइनस और माइनस, ये क्या होते हैं, सेम चार्ज है। और आप सब जानते हैं, इससे पहले आपने पढ़ा ही है कि सेम चार्जेस में क्या होता है, रिपल होता है। ये एक दूसरे को रिपल करते हैं। रिपल का क्या मतलब है, एक दूसरे से दूर भागते हैं, मतलब उसी को आप कह सकते हैं कि एक दूसरे को हेट करते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ये इसको इधर आने नहीं देगा और सामने वाला उसको उधर जाने नहीं देगा, ऐसा रहता है इनका। और वहीं अगर बात करें
अनलाइक चार्जेस की, तो अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, इसमें अपोजिट चार्जेस होंगे। जैसे एक अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा, उसी तरह एक अगर निगेटिव होगा तो फिर जो अगला होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इनके बीच क्या होता है, अपोजिट जो चार्जेस होते हैं उनके बीच आप हमेशा याद रखिएगा कि अपोजिट के बीच अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन यहाँ पे इसे समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि वो एक दूसरे को, मतलब उनके बीच एक लव जैसा है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उनके अपोजिट जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। अब देखते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी मतलब आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है चार्जेस को। हम ये बताएंगे कि हम चार्जेस को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि कोई सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, उसमें बहुत सारे चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस हैं इसमें। ठीक है, Q1 Q2 ये आप सपोज कर लीजिए Q3। तो इसके चार्जेस को हमने नोट कर लिया, क्या चार्जेस हैं टोटल, Q1 Q2 Q3 कब तक के, Qn तक के लेंगे हम। n की वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं, Qn तक के हमने एक वैल्यू ले ली। अब हम इस चार्ज को, अगर टोटल चार्ज को देखें तो हम क्या करेंगे, सारे चार्जेस को ऐड कर देंगे। अगर हमें टोटल चार्जेस इस बॉडी का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सभी चार्जेस को एक दूसरे से प्लस कर देंगे, तो हमें टोटल चार्जेस पता चल जाएंगे जो इस बॉडी में हैं। तो ये Q1 हो गया प्लस Q2 हो गया प्लस Q3 हो गया, Qn तक लेंगे। ठीक है, यही हम कह रहे हैं कि हम किसी भी चार्ज को ऐड कर सकते हैं। उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि कोई बॉडी है, उसमें चार्ज है, ठीक है, अब मान लीजिए इसमें कुछ कुलाम में है चार्ज, तो कोई 2 कुलाम है, कोई 3 है, कोई 4 है, कोई 5 है, ऐसे कुलाम में वैल्यूज दी गई है, कोई माइनस में, कोई प्लस में, इस टाइप की इसकी वैल्यूज दी गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देखिए 2 कुलाम है एक चार्ज, एक है -3 कुलाम, उसके बाद है 4 कुलाम, उसके बाद है -5 कुलाम। ये सारे चार्जेस हमें दिए हुए हैं, तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है। 2c लिखेंगे, -3c हो जाएगा हमारा, +4c हो जाएगा, और वहीं -5c हो जाएगा। तो ये 4 और 5 का क्या हो गया हमारा, 2 और 3 का -1, और 4 और 5 का भी क्या हो गया, -1, और -1 क्या हो जाएगा हमारा, -2। और चार्ज को हमेशा कुलाम से डिनोट करते हैं, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो ये हो गया हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब हम चार्ज को ऐड भी कर सकते हैं आपस में, और वहीं हम चार्ज को सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड, ए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बाय विच द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, कुछ आप ये समझ लीजिए कि कोई भी चार्ज है ना, उसका जो टोटल चार्ज है वो हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ये देखिए कांस्टेंट या 0 कह लीजिए आप, तो NaCl में यहाँ पे हमें कोई चार्ज दिख रहा है क्या, अभी इसके ऊपर चार्ज देखें तो क्या है, कोई चार्ज 0 दिख रहा है हमें। उसके बाद हम Na को अगर प्लस में किए, उसके बाद माइनस में कर दिए हम, तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे जो +1 है, ठीक है, Na के साथ क्या है, +1 है, और वहीं Cl के साथ क्या है, -1 है, तो +1 और -1 क्या हो गया हमारा, 0। मतलब दोनों तरफ क्या आ गया हमारा, इधर स्टार्टिंग में जो था हमारा वही हमको इसको सॉल्व करने के बाद भी वही प्राप्त हो गया। तो इसीलिए यही कहते हैं कि ये जो क्या होता है, चार्जेस जो हैं कांस्टेंट होते हैं। ए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बाय विच द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब आप समझ ही गए होंगे, आइसोलेटेड मतलब कोई अगर अकेला है कोई चार्ज तो वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है पूरी तरह से। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए आप सपोज कर लीजिए कि कोई यहाँ पे बिल्डिंग है, ठीक है, अब हमने अगर यहाँ पे यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई बिल्डिंग है। अब उस बिल्डिंग में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि उसमें कितने फ्लोर हैं, तो आप क्या बताएंगे, एक ग्राउंड फ्लोर बताएंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे टाइप आप क्लासीफाई करके बताएंगे। मतलब आप जो वैल्यू बताएंगे वो ऐसे बताएंगे क्या कि 1.5 है, ऐसा आप कहेंगे क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे, या 2.5 या 3.5 ऐसे वर्ड का आप यूज नहीं करेंगे।
आप कहेंगे 1 है, 2 है या 3 है, ये 4 है, सब एक एक आप एक इंटीजर की तरह ही बताएंगे ना। ठीक वही प्रकार उसी प्रकार होता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बाय विच चार्ज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, यहाँ पे जो आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज विच चार्ज आर इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल्स में होते हैं ये, जैसे हमने लिया 1 2 3 4 ऐसे में होंगे इसकी वैल्यू 1/2 1/4 ऐसा हम नहीं ले सकते। ये जो पूरी वैल्यूज होंगी वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए E- का, और वहीं अगर प्रोटॉन की बात होगी तो E+ का यूज करेंगे। और आप सब जानते हैं कि Q = N × E होता है, ये हमारा चार्ज का फॉर्मूला है। इससे पहले वीडियो में भी हमने इसको देखा था कि Q = N ही होता है, जहाँ पे Q जो हो रहा है चार्ज ऑफ बॉडी है। ठीक है, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज रहता है वो उसको हम Q से डिनोट करते हैं, और उसी प्रकार यहाँ पे जो N है उससे हम किसी भी इंटीजर को दिखाते हैं। इंटीजर मतलब आप देख लीजिए वो 0 हो सकता है, प्लस या माइनस में 1 हो सकता है, प्लस या माइनस में 2, प्लस माइनस में 3। ये जो सारे वैल्यूज हैं ये हमारे इंटीजर्स में आएंगे। अब होप आपको इतना समझ आ गया होगा। जो चार्ज की हमने बेसिक जो हमारी उस दिन हमने पढ़ी थी, उसके बाद जो छूट गई थी उस टॉपिक को हमने कवर किया, जाना कि चार्ज के बारे में, और जो बातें रह गई थी उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा नया टॉपिक है वो है हमारा कुलाम्स लॉ। मतलब हम जानेंगे कि कुलाम का लॉ क्या होता है। कुलाम नाम आपने, इस साइंटिस्ट का नाम तो आप सभी ने सुन ही रखा होगा। आइए देख लेते हैं कि इसका लॉ क्या होता है। इसे जो है चार्ल्स अगस्टिन कुलॉम्स ने दिया था। ठीक है, जैसा कि इस नाम से ही, नाम के सब लॉ है ये। इससे पहले आप सब ने ये पढ़ा है, आपने ग्रेविटेशनल वाला लॉ पढ़ा है कि नहीं, ये सब तो आप सब ने पढ़ा होगा और सब ये जानते होंगे ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, तो ये इसमें से ग्रेविटेशन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ ग्रेविटेशन से रिलेटेड आपको इसमें याद रखना है, ताकि आप उसी से रिलेट करके इसको भी समझ लो, आपको ज़्यादा इसमें हार्ड वर्क नहीं लगेगा। तो आपने ग्रेविटेशनल के लिए पढ़ा होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हम क्या लेते हैं, G = m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, जहाँ पे m1 m2 जो होता है वो मास होता है, और वहीं r जो होता है वो उनके बीच का जो होता है डिस्टेंस हो जाता है हमारा। ठीक, ये सब आपने पढ़ा होगा, आपको ये याद भी होगा। तो इसी से रिलेटेड हम जो देखेंगे इसका भी इक्वेशन निकालेंगे। आप इसको दिमाग में रख के चलेंगे ना तो आपको इसे समझने में बहुत आसानी होगी। आइए देखते हैं। ये जो होता है ये इट इज़ अ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। ये जो फोर्स होता है हमारा वो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है। ठीक है, अब जान लीजिए कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो पॉइंट चार्ज जो होता है उसमें जो हमारा साइज जो होता है ना, हम डिस्टेंस के कंपेयर में हम साइज को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सपोज आप इसे ऐसे समझने का कोशिश कीजिए कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कोई ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन यहाँ पे बहुत बड़ी सी दिख रही है आपको, लेकिन ये बहुत दूर चली गई, ये बहुत ज़्यादा दूर चली गई। ठीक है, आप तो यहीं पे ही हैं, आप यहीं पे ही हैं, लेकिन ट्रेन बहुत दूर चली गई है। तो ये आपको बिल्कुल छोटी एक ऐसी एक पॉइंट की तरह दिखाई देगी। ठीक है, दूर से जब आप देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल एक पॉइंट की तरह दिखाई देगी। इसे ही हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, डिस्टेंस के कंपेयर में जो उसका साइज होता है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं हम। ठीक है, और आप दूर से देखेंगे तो आप क्या कहेंगे कि वो एक पॉइंट चार्ज की तरह आपको दिख रहा है, मतलब एक छोटा सा दिख रहा है, आप ऐसे कहेंगे, बट एक्चुअल में वो क्या है, वो बहुत बड़ा है ना। उसी प्रकार आप ये देख लीजिए कि सन के लिए क्या है, जो हमारा अर्थ है वो बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह है, क्योंकि डिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे दिखने लग जाते हैं। पार्टिकल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, डिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि वो बिल्कुल छोटे से दिखने लग जाते हैं। ठीक है, अब हम देख लीजिए पॉइंट चार्ज का यहाँ पे
डेफिनेशन देख लेते हैं। तो पॉइंट चार्ज जो होता है, द लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडीज आर मच स्मॉलर देन डिस्टेंस सेपरेटिंग देम। वही जो हमने कहा कि जो चार्ज बॉडीज हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की वजह से क्या होने लगती है, स्मॉल दिखने लगती है। जैसे आप अगर वहीं पे ही हैं और आपने ट्रेन देखा तो वो क्या दिखेगी आपको बड़ी दिख रही है, लेकिन वो डिस्टेंस की वजह से क्या होता है, वो हमें छोटी दिखने लग जाती है। साइज में भी इग्नोर्ड एंड चार्ज बॉडीज आर ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज। इसीलिए जो वो चार्ज बॉडीज होती हैं वो हमें क्या दिखती है, पॉइंट की तरह नजर आने लगती है, पॉइंट चार्ज की तरह। ठीक है, ये बात हो गई पॉइंट चार्ज के बारे में। होप आपको ये समझ आया होगा कि पॉइंट चार्ज क्या कह रहा है यहाँ पे। अब आप कूलॉम का लॉ समझिए। ठीक है, कूलॉम के लॉ को समझने के लिए आप सपोज कर लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे दो चार्जेस हैं। ठीक है, ये जो हमारा चार्ज है, पहला पॉइंट चार्ज जो है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज जो है Q2 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। आपने इससे पहले मैंने इसीलिए कहा कि ग्रेविटेशनल वाले को थोड़ा याद कर लीजिए, क्योंकि वहां पे हमने Q1 Q2 की जगह क्या लिया था, M1 और M2 लिया था। सेम वैसे ही हम यहाँ पे ही करेंगे। जो फोर्स होगा, जो इन दोनों के बीच यहाँ पे जो पॉइंट्स चार्ज हैं इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। जो ये चार्ज के प्रोडक्ट हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू, F जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 और Q2 के। ठीक है, यह हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब देख लेते हैं सेकंड। तो द फोर्स वेरियस इनवर्सली द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, और उसी तरह जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, इनके बीच के डिस्टेंस मतलब R स्क्वायर के। ठीक है, ये जो फोर्स लग रहा है हमारा वो इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, 1/r स्क्वायर के। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होगा कि अगर हम फोर्स बढ़ रहा है मतलब उनके बीच की दूरी क्या है, कम है, और अगर फोर्स कम है मतलब उनके बीच की दूरी बहुत अधिक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। ठीक है, तो आप अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपने सॉल्व किया तो आप ये पाएंगे कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम, आप सब जानते होंगे कि जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो वहाँ पे हमें क्या लेना होगा, एक कांस्टेंट लेना होगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट हम यूज करेंगे वो एक K होगा। K हमारा एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, याद रखिएगा ये जो K है हमारा ये स्मॉल K है। ठीक है, कैपिटल K नहीं है, ये यहाँ पे हमने स्मॉल K लिया है। वेयर K इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये जो K है वो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। आप सब ने जानते ही हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में है, इसलिए ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। इससे पहले भी हमने जितने कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट की वैल्यू क्या करती है, कहीं ना कहीं मीडियम पर डिपेंड करती है, मतलब उसका एयर पर वैल्यू अलग होगा। वहीं अगर वाटर पे देखें तो उसका वैल्यू अलग होगा, उसका जो मीडियम होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। मतलब वो दोनों चार्जेस जिस मीडियम में रखी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कांस्टेंट का वैल्यू क्या रखेंगे हम। इस चार्ज लोकेटेड इन फ्री स्पेस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जब चार्ज होगा फ्री स्पेस या वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब वैक्यूम या आप ये कह सकते हैं एयर, मतलब वहां पे एयर होगा, एयर वाला मीडियम है वहां पे। तब हम बात करेंगे कि हमारी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो कांस्टेंट की वैल्यू देख लीजिए आपकी, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो जब ऐसा वैक्यूम या एयर की बात करें तो K जो होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो पढ़ते हैं ना, इसको याद रखिएगा। ये हमारा एप्सिलॉन जीरो है और न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलॉम स्क्वायर, ये आप जान लीजिए। इसको हम आगे बताएंगे भी कि इसकी वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर कैसे आई। ठीक है, अब देख लीजिए कि फोर्स का हमने क्या निकाला था, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पे K की जगह क्या रख देंगे, K की जगह ये वैल्यू पुट अप कर देंगे हम। जो हमारी K की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो।
उसको हमने यहाँ पे पुट अप कर दिया। और आप सभी जानते होंगे कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ ठीक है। आप इसको यहाँ पे ये भी डिनोट कर सकते हैं या आप सिर्फ इतना भी रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। और Q1 Q2 अपॉन R²। आइए बताते हैं कि इसका हमने यूनिट मतलब ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम्ब स्क्वायर निकाला वो कैसे निकाला, ठीक है। इसके यूनिट के लिए पहले आप ये देखिए, ये आपको दिख रहा है इक्वेशन, ठीक। तो F इज इक्वल टू यहाँ पे हमने क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन ही हमारा क्या है, K है, K रखा यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R²। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, K की, तो हम K को क्या कर दिए, एक साइड कर दिए और बाकी सारे टर्म्स इस साइड आ गए। तो टर्म क्या हो गए, F × R² अपॉन Q1 और Q2। आप सभी जानते हैं कि आप हमें अब आपको ये सो याद होगा 11th का, अब इतना तो अब सब नहीं भूल जाते हैं, 11th का याद होगा ये आपको कि फोर्स का क्या होता है हमारा। फोर्स का अगर यूनिट देखें हम तो फोर्स के लिए हम न्यूटन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे N आ गया न्यूटन और वहीं R² मतलब क्या है, वो दूरी है, दो जो हमने पॉइंट चार्ज लिए हैं उनके बीच की दूरी है, तो वो क्या हो जाएगी, R की जगह हम दूरी के लिए मीटर का यूज करते हैं तो m² हो जाएगा ये हमारा। और उसी तरह Q1 और Q2 क्या है, यहाँ पे Q1 और Q2 जो दो चार्जेस हैं और चार्जेस के लिए हम क्या का यूज करेंगे, कुलाम्ब का, और यहाँ पे 2 है इसलिए क्या हो गया, कुलाम्ब का स्क्वायर हो गया। तो हमारा क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कुलाम्ब स्क्वायर। ये हम देख लिए कि यूनिट कैसे निकालते हैं। अब बात कर लेते हैं डायमेंशंस की, कि डायमेंशंस क्या होती है। डायमेंशंस में आप ये देखिए कि जो इसका डायमेंशंस होता है, आप सब ने डायमेंशंस भी पहले पढ़ा ही होगा कि हम कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसलिए यहाँ पे हम ना कुछ वैल्यूज डायरेक्टली लेते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि फोर्स का डायमेंशन हमने निकाला था इससे पहले ml/t का स्क्वायर, ठीक है। और आपको इसका पता ही है, आपको मीटर का L² होता है, मीटर का L² नोट कर लिया। वहीं कुलाम्ब का भी हमें क्या पता है, कुलाम्ब मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। चार्ज पर यूनिट टाइम के फॉर्मूले के थ्रू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुलाम्ब के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, AT का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, हम इसका डायमेंशन निकालेंगे। तो जब आप इसको पूरी तरह सॉल्व करेंगे तो ये m, ठीक है, m तो हमारा इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और कोई है क्या m, नहीं, तो m को सिंगल लिखेंगे। उसके बाद l की बात करें तो l यहाँ पे स्क्वायर में है और यहाँ पे सिंगल है, मतलब क्या हो गया, l³ हो गया। वहीं t की बात करें तो नीचे में भी t है और ऊपर में भी t है हमारा, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ml/t-2 और -2 क्या हो जाएगा, t⁴ हो जाएगा। और वहीं एक और जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, -2 हो जाएगा ये दोनों। तो हमारी वैल्यू आ गई ml³ t⁻⁻4 और a⁻⁻2, ठीक है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन है, हमने एप्सिलॉन के बारे में, एप्सिलॉन 0 के बारे में हमने इतनी सारी बात की, लेकिन एक्चुअल में अब हम एप्सिलॉन के बारे में कुछ डिटेल्स देखेंगे कि एप्सिलॉन 0 क्या होता है। एप्सिलॉन 0 जो होता है वो हमारा परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस का, ठीक है, क्योंकि हम अभी यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, फ्री स्पेस की। तो ये जो एप्सिलॉन 0 है वो परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस का। अब ये देख लीजिए आप इक्वेशन जो हमने निकाला, ये पहला इक्वेशन F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जब अगर हम एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकालें तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 Q2। अब बाकी जो टर्म है एप्सिलॉन 0 को इधर रखिए और बाकी टर्म को क्या कर दीजिए, एक साइड कर दीजिए। तो यहाँ पे जो Q1 Q2 चार्ज है, इसलिए हमने फिर से इसके लिए क्या लिया, कुलाम्ब का स्क्वायर लिया, और जो नीचे फोर्स है उसके लिए न्यूटन लिया, और वहीं दूरी के लिए क्या लिया, मीटर का स्क्वायर लिया। तो इसका जो K का यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और कुलाम्ब स्क्वायर, ठीक है। ये एप्सिलॉन के लिए हमने निकाल लिया और ये भी जान लिया कि एप्सिलॉन क्या होता है। एप्सिलॉन 0 जो होता है वो एक परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस के लिए। अब देख लेते हैं कि परमिटिविटी, इस वर्ड को हमने इतनी बार यूज किया, लेकिन परमिटिविटी होता क्या है, ठीक है।
परमिटिविटी मतलब आप ये देख लीजिए कि अगर कोई भी चीज़ उसका अगर वैक्यूम या एयर में है तो उसके बीच अलग एक फोर्स काम करेगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट वाटर में है तो उसमें एक अलग फोर्स काम करेगा। सपोज आपको पूछ लिया गया कि कोई अगर दो ऑब्जेक्ट वाटर में है और कोई दो ऑब्जेक्ट एयर में है तो उनमें किसके बीच ज़्यादा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये आपको पूछा गया अगर, तो आप क्या बताएंगे। तो आइए देख लीजिए कि इसका एक एग्जाम्पल से आप समझिए। जो परमिटिविटी जो हमारा होता है वो जो बेसिक होता है, ठीक है, बेसिस, जिसके बेसिस पे हम चार्ज के बीच के फोर्स को जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे फोर्स कैसे चेंज होगा, जब हम किसी एयर की बात करें तो वहाँ पे एक अलग फोर्स लगेगा एयर के लिए, वहीं अगर किसी अदर मीडियम की बात करें तो वहाँ पे एक अलग फोर्स होगा, ठीक। तो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 8 टाइम ग्रेटर देन एयर। मतलब जो वाटर की परमिटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एयर से, ठीक है। ये समझ आ गया कि परमिटिविटी वाटर की जो होगी बहुत ज़्यादा होगी। मतलब परमिटिविटी ज़्यादा होगी मतलब आप क्या समझ लीजिए कि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और परमिटिविटी हमारी एप्सिलॉन नॉट है, और परमिटिविटी ज़्यादा है मतलब क्या होगा, उसके बीच फोर्स बहुत कम होगा। और वहीं अगर परमिटिविटी कम है मतलब फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। इससे आप ये बता सकते हैं कि एयर में ज़्यादा होगा कि वाटर में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए इसके बारे में आप याद रखिएगा कि जब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब क्या होगा कि जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, वहीं ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ऐसा होता है इसका रूल, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाले कि द फोर्स बिटवीन चार्ज लोकेटेड इन वाटर इज अबाउट ऑफ फोर्स बिटवीन लोकेटेड इन एयर, ठीक है। ये हो गया हमारा, हमने बता दिया कि यहाँ पे जो है 8 टाइम ग्रेटर देन एयर होगा। जो वाटर की परमिटिविटी है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। वाटर की परमिटिविटी ज़्यादा हुई मतलब क्या हुआ, उसके बीच फोर्स है जो कम लगेगा। जो भी ऑब्जेक्ट हमने वाटर में बात की, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच फोर्स कम लगेगा। वहीं इसके अपोजिट अगर एयर की बात करें तो वहाँ परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो ये फोर्स कम होगा। वही बात हमने यहाँ नीचे कही है, ठीक है। आइए देखते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आप ये समझ लीजिए कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमारा होता है ना, वो जैसे हम परमिटिविटी पढ़े तो परमिटिविटी क्या होता है, सिर्फ एक वैक्यूम और एयर की, वैक्यूम या एयर की बात की हमने। लेकिन अगर मान लीजिए कि मीडियम चेंज हो गया, मान लीजिए मीडियम वाटर हो गया, या हम किसी प्लेनेट में जाएं और वहाँ हम निकालना चाहें दो चार्जेस के बीच कितना फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, तो तब के कंडीशन में जो होता है हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते हैं हम, ठीक है। तो इसके पहले आपने क्या देखा कि हमने फोर्स निकाला वैक्यूम के बीच के लिए, हमने एक इक्वेशन निकाला है कि फोर्स जो होगा वैक्यूम के बीच उसका एक इक्वेशन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो हमारा पहला इक्वेशन हो गया। होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब देख लेते हैं कि व्हेन चार्ज आर सैचुरेटेड इन मीडियम अदर देन एक्वम ऑफ एयर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी मीडियम चेंज कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए सपोज इससे पहले हमने क्या किया, वैक्यूम के बारे में बात किया, लेकिन अब हम मीडियम चेंज कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए वाटर में जा रहे हैं या किसी भी अदर मीडियम में जा रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम निकालें फॉर्मूला तो उसके लिए क्या होगा 1/4 पाई तो सेम होगा यहाँ पे, लेकिन हमने एप्सिलॉन 0 का यूज़ किया है, लेकिन अदर मीडियम के लिए यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन आएगा। ये आप याद रखना, ये वैल्यू यहीं पे बस डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बाकी Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर दोनों में रहेगा। ये हो गया हमारा। तो जब हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करें हम अगर फोर्स जो है वैक्यूम में उसको डिवाइड करें फोर्स मीडियम में, तो इन सब की वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए। ये इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू है और ये इक्वेशन सेकंड की वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो 1/4 पाई है 1/4 पाई है वो दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे एप्सिलॉन बच गया, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर भी दोनों में से कट जाएगा। तो ओवरऑल जो वैल्यू आई फोर्स वैक्यूम और फोर्स मीडियम की जो वैल्यू आई एप्सिलॉन 0 अपॉन एप्सिलॉन आई, ठीक। आप इसे समझ लीजिए ऐसे। ये
एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, ये थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गया। हाँ, ये देख लीजिए आप कि यहाँ पे क्या आई, 1/ε0 आई, ठीक है। उसके फिर अपॉन में क्या आई, 1/ε। तो ये जब हम ऊपर करते हैं तो क्या होता है, एप्सिलॉन जो है ऊपर चले जाएगा और ε0 यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो गया, ये एप्सिलॉन ऊपर चले गया और अपॉन ε0, और इसी एप्सिलॉन और ε0 को क्या कहते हैं हम, एप्सिलॉन आर, ठीक है। या उसी को हम कांस्टेंट के रूप में लेंगे तो कैपिटल के लेंगे। इसीलिए हमने कहा था कि याद रखिएगा वहाँ पे स्मॉल के है, क्योंकि यही डिफरेंस है। जब हम वहाँ पे कांस्टेंट लेंगे तो वो स्मॉल के होगा और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसे हम कैपिटल के रूप में डिनोट करेंगे। अब देख लीजिए, जो यहाँ पे एप्सिलॉन आर है हमारा, उसे ही हम क्या कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी की हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारा हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा। अब देख लीजिए आपकी, अगर हम यहाँ पे सारे टर्म्स को एक तरफ कर लें तो फोर्स जो है हमारा मीडियम, उसको हमने एक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से हमने मीडियम को एक तरफ किया तो इधर क्या बचेगा, फोर्स जो है वैक्यूम में बचेगा, और ये इक्वल में हमने क्या लिया, के लिया, कैपिटल के। तो कैपिटल के को रखेंगे यहाँ पे, तो जो हमारी फोर्स मीडियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ वैक्यूम का आप सबको पता है इक्वेशन हमने क्या निकाला, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें ये एफ वैक्यूम की पूरी वैल्यूज डिनोट कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे जो कैपिटल के टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है उस कैपिटल के को यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। और वहीं हम अगर बात करें एयर की, तो एयर में जो के की वैल्यू, ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसे हमें याद रखना है। तो एयर में जो होती है के की वैल्यू वो 1 होती है। वहीं अगर हम वाटर में बात करें तो के की वैल्यू 80 होती है, और अगर ग्लास की बात करें हम तो 3 to 4 के बीच होती है, ठीक है। होप आपको हमारा ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो रहे हैं आपको तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर बताइए, या आप हमें ईमेल कीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे अपकमिंग वीडियो। चार्ज एट रेस्ट एंड सेकंड, जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है, तो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो इस टाइप के स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, साथ ही साथ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, और इसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। ये सारे नाम आप याद रखिए, हो सकता है किसी भी नाम से दे दें, ठीक है। और दूसरा जो होता है हमारा चार्ज पार्टिकल इन मोशन होता है, तो इसमें दो प्रकार के फिनोमेना क्रिएट होते हैं। पहला जो होता है इलेक्ट्रिक फिनोमेना होता है, और सेकंड हमारा मैग्नेटिक फिनोमेना होता है। तो इलेक्ट्रिक फिनोमेना में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, वहीं मैग्नेटिक फिनोमेना में हम मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे। और अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स होता है। मॉडर्न फिजिक्स के बारे में आप सबने क्लास 11th में पढ़ा ही है कि मॉडर्न फिजिक्स जो होता है उसमें हम बहुत एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल से डील करते हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे एटम हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये सारे आ जाते हैं उसमें। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज समथिंग दैट हैज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो पहले आप ये जान लीजिए कि इंट्रिंसिक का क्या मीनिंग होता है। इंट्रिंसिक मतलब होता है कि समथिंग, कुछ ऐसा जिसको हम दो पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते। मतलब ये नहीं कह सकते कि अगर मेरे पास कुछ है चार्ज या कोई एटम में चार्ज है और मैं ये कहूँ कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, मतलब आधा कोई और रख ले और आधा मैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसे ही हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ये जो होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है 2 या मोर देन 2 पार्टिकल्स में, ठीक है। अब हम इसको इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले इसकी डेफिनेशन तो हमने देख ली, लेकिन इसको और डीपली समझने के लिए हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। तो हिस्ट्री में आप सबने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा जो कि है थेल्स। ये जो आए थे हमारे 1600 BC की बात है ये। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए इन्होंने एक अंबर की रॉड ली और एक सिल्क क्लॉथ लिया, ठीक है। उन दोनों को आपस में रब किया, और रब जब किया तो उन्होंने पाया कि रब करने पर जो अंबर की रॉड थी वो रब के बाद
बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स जैसे डस्ट है या कोई भी हल्की ऑब्जेक्ट है ना, तो उसको अपने तरफ वो अट्रैक्ट कर रहा था। ये चीज़ इन्होंने देखा, लेकिन इसके बाद इन्होंने इस पर कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया और इन्होंने ऐसे ही इसे छोड़ दिया। ठीक है, जैसे कि कुछ भी आप गवर्नमेंट वाला काम देखते होंगे तो उसमें क्या करते हैं कि शुरू में एकदम रहता है लेकिन उसके बाद उन्हें वैसे ही छोड़ देते हैं, वैसा कुछ हो गया ये वाले हिस्ट्री के साथ। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 2000 ईयर लेटर, मतलब इतने जब 2000 साल हो गए तो लगभग मान लीजिए 1600 AD में जो हमारे एक साइंटिस्ट आए गिलबर्ट ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए। आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया उसमें इन्होंने 2 ग्लास रॉड लिए और एक सिल्क लिया। ठीक है, अब इन दोनों को इन्होंने आपस में रब कराया और जब इन्होंने रब कराया तो इन्होंने पाया कि ये जो दोनों रॉड हैं वो अब एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भगा रहे हैं, मतलब ये इसके तरफ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और ये भी इसको इस तरफ रहने को बोल रहे हैं। ऐसा पाया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, अब उस टाइम के लिए वो ऐसा था कि यहाँ एकदम जादू हो रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तो हमें इस सब के बारे में नहीं पता था, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज या रिपल, अट्रैक्शन, ये सब के बारे में उतना हमें नॉलेज नहीं था। तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ये जादू हो रहा है, एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हमें पता है तो हम ये कह सकते हैं कि होप इसमें दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये एक दूसरे को रिपल कर रहे थे। लेकिन उस टाइम इस प्रकार की कोई नॉलेज थी क्या? नहीं थी। तो फिर उन्होंने सेकेंड एक एक्सपेरिमेंट किया। जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने एक एम्बर की रॉड ली और उसके साथ कैट का फर लिया, जो कैट की खाल होती है ना, वो लिया उन्होंने। जब इन दोनों को उसने आपस में रब कराया और उसके बाद इन्होंने पाया कि ये जो रॉड थी ना, वो दोनों इस कंडीशन में भी एक दूसरे को रिपल कर रही थी, मतलब एक दूसरे को दूर भगा रही थी। ठीक है, ये कंडीशन भी पहले वाले की तरह हो गया। फिर उन्होंने थर्ड जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने सोचा कि इस बार कुछ नया किया जाए, कुछ चेंजेस किए जाएं। तो इन्होंने क्या किया कि एबोनाइट रॉड को कैट के फर में रब किया और उसी तरह जो एम्बर की रॉड थी उसको सिल्क में रब किया। ठीक है, उसके बाद ये दोनों रॉड को आपस में रब किया। तो इन्होंने ये पाया कि जब ऐसा इन्होंने किया तो ये जो है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए थे। ये इसको अपनी तरफ खींच रहा था और ये इसे अपनी तरफ खींच रहा था, एक अट्रैक्शन काम कर रहा था इनके बीच। ठीक, ये उनकी कुछ 3 वो है जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब हम देख लेते हैं उसके बाद। उस टाइम हमें ऐसा नहीं पता था कि इनके बीच पॉजिटिव चार्ज होगी या निगेटिव चार्ज होगी। अभी हम ये कह सकते हैं कि जब रिपल कर रहे थे तो सेम चार्जेस होंगे और जब अट्रैक्ट कर रहे थे तो अपोजिट चार्जेस होंगे, लेकिन उस टाइम हमें पता था क्या? नहीं पता था। उसके बाद जो आए हमारे साइंटिस्ट वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो 1715 में आए। तो इन्होंने हमें बताया कि कोई भी जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें 2 प्रकार के चार्ज मिलते हैं। पहला जो होता है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, उसके बारे में बात करते हैं हम। इन्होंने कहा कि द चार्ज ऑन ग्लास और कैट्स फर हैव पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो ग्लास में चार्ज है और कैट के फर में है वो पॉजिटिव चार्ज है। इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही बताया। और जो एबेनॉइट और सिल्क क्लॉथ है उनमें निगेटिव चार्ज है। और थर्ड बताया, इफ़ एन ऑब्जेक्ट प्रोसेसेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज इट हैज़ सेट द ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड है, या उसी को हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट चार्ज है। सपोज आप मान लीजिए कि आप एक पेन लीजिए और उसके बाद उसे आप अपने सर पर रब कीजिए, और रब करने के बाद जो बहुत छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े होते हैं ना, उन्हें उन पर लगा कर देखिए। आप देखेंगे कि वो जो पेन होगा ना, वो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसमें चिपक जाएंगे। तो ये इसका मतलब है कि जो पेन हमने रखा है, जो हमने रब किया, तो पेन जो है वो चार्ज हो गया, इसलिए हम ऐसा पाया गया। ठीक है, तो लेकिन हमको उस टाइम क्या पता था? सिर्फ अब इस हिस्ट्री से हमें सिर्फ इतना पता था कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं और निगेटिव चार्ज होते हैं।
लेकिन उस टाइम हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में नहीं पता था, क्योंकि आप सब जानते हैं या नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1897 में, जो जे थॉमसन ने किया था। उसी प्रकार प्रोटॉन की खोज 1917 में हुई थी, जिसे रदरफोर्ड ने किया था। और ये जब बेंजामिन फ्रैंकलिन आए तब क्या था? 70-50 था, मतलब ये उसके बाद ही खोज हुए ये दोनों। तो उस टाइम हम ये नहीं बता सकते थे कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज में प्रोटॉन है, ऐसा हम कुछ भी चीज़ नहीं बता सकते थे। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक थ्योरी ओरिजिन ऑफ चार्ज के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो कोई, आप सभी जानते होंगे कि कोई भी जो मैटर होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। बहुत छोटे छोटे या बहुत एक मॉडरेट साइज में जो होते हैं एटम्स होते हैं, जिनसे मिलकर कोई भी मैटर बनता है, कोई भी पदार्थ बनता है। ठीक है, आप सबको पता ही होगा। और किसी भी एटम में 3 प्रकार के चीज़ पाए जाते हैं। पहला जो होता है इलेक्ट्रॉन, सेकेंड प्रोटॉन और थर्ड न्यूट्रॉन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिवली चार्ज्ड होता है, प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। वहीं जब हम बात करें न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस एक अलग चीज़ है ना। न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इन्हें हम कंबाइन करके न्यूक्लियस कहते हैं। और अगर बात हो न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में हमारा पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन चार्ज। तो इसमें जो कोई भी, और आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी अगर एटम है, ठीक है, उसे हमने रब नहीं किया है या उस पर कोई हम एक्सटर्नल कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं पाया जाता। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आपको बीच का सेंटर दिख रहा होगा, ये हमारा सेंटर जो है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इसके जो साइड में आपको दिख रहा है ये पूरा सर्कल, इसमें ये जो है ये सब हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन सर्कल के बहुत ही पास हैं वो न्यूक्लियस से एकदम जुड़े हुए हैं, मतलब अटैच्ड हैं, और उन्हें दूर हटाना बहुत मुश्किल है, मतलब उन्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल है एज कम्पेयर टू उन इलेक्ट्रॉन्स के जो कि बाहर में हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि ये बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट से रब कर दिया। ठीक है, रब कर दिया तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ये चार्ज हो जाएगा। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि जो भी क्लासरूम प्रिंसिपल के ऑफिस के पास होता है, वहाँ के बच्चे थोड़ी सिंसियरली पढ़ाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों के जो कि जिनकी क्लास थोड़ी दूर होती है, वहाँ थोड़ा हंगामा ऐसे मस्ती चलते रहते हैं। ठीक है, तो हम इसी की बात करेंगे। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसको हमने चार्ज कर दिया, जो दूर वाला है, मतलब दूर वाली क्लास के, तो ये क्या होगा? अब ये चार्ज हो गया। अब ये चार्ज हुआ तो ये क्या करेगा? जो बाकी आजू बाजू क्लास है, मतलब जो और इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेगा, उन्हें भी अपने साथ मस्ती करने के लिए कहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन ये जो होंगे, ये पूरे चार्जेस जो फ्रीली घूमने लगेंगे। ठीक है, सब के सब चार्जेस जो होंगे वो फ्रीली ट्रैवल करने लगेंगे इस सर्कल में, और ये जो होगा ये पूरा चार्ज हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये सारे जो फ्रीली घूमते रहेंगे, इन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ये जितने भी हमने जो इलेक्ट्रॉन्स देखे ना जो कि घूमते रहेंगे इसके आउटसाइड में, वो पूरे के पूरे फ्रीली इलेक्ट्रॉन होंगे। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे ही जुड़कर अब 2 बात सामने आती है। फ्री इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हम पढ़ेंगे तो जो पहला होता है कंडक्टर होता है, और दूसरा जो होता है हमारा इंसुलेटर होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ही थ्रू आप इसे समझ पाएंगे कि ये दोनों चीज़ होते क्या हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सब्सटेंस थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इज ईजली। कोई भी सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है हमारा वो ईजिली फ्लो करेगा। अब आप सबको समझ आ गया होगा कि ईजिली कब फ्लो करेगा? जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तब वो ईजिली फ्लो करेगा उसमें चार्ज। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, मेटल हो गया, एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी हो गई, और जो अर्थ जो होता है हमारा वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की।
इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्सटेंस विच ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू पासेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज को निकलने के लिए या चार्ज होने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब ये एक रेजिस्टेंस लगाता है, मतलब एक प्रतिरोध लगाती है, जिससे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस से जुड़े होते हैं, उन्हें निकालना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए वुड, प्लास्टिक, ग्लास, ठीक है। तो जो वुड होता है ना, अपना वुड, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, इन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए ये जो हमारे कहलाते हैं ये सब एक अच्छे इंसुलेटर कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्थिंग की। अर्थिंग, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, अर्थिंग मतलब समथिंग दैट इज कनेक्टेड टू अर्थ, ओके। तो पहले हम आपको पहले इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो हमारा ये पोल, ये आप सब ने देखा होगा कि एक प्रकार का पोल जो होता है वो रास्ते पर आपने लगे हुए देखा होगा। तो उससे क्या होता है, उससे जाकर एक वायर जाती है जो कि सीधे अर्थ से कनेक्टेड होती है, उसे अर्थ में लगा देते हैं। ये जो हम अर्थ में वायर लगाए हैं ना, ये वाली, ये ही हमारी अर्थिंग कहलाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब भी पोल में कोई भी चार्ज पड़ा, मान लो, ठीक है, यहाँ पे बहुत अधिक चार्ज आ गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितने भी जो एक्स्ट्रा चार्जेस है ना उसे अर्थ को दे देगा, वो सारे चार्ज अर्थ को मिल जाएंगे। इसलिए हम अर्थिंग करते हैं। जैसे कि कभी कंडीशन में ऐसा हुआ, और मान लो कि अगर यहाँ पे हम मतलब कभी कभी ऐसा देखा होगा कि अगर ऐसे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है तो वहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो वायर है ना उससे ही यहाँ पे अर्थिंग को अटैच कर देते हैं हम, ठीक है। और तो मान लीजिए कि कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज बढ़ गया, ठीक है, और कभी बिजली गिर गई, यहाँ पे बिजली चमकी और गिर गई, तो क्या होगा कि ये सारे ये जो होते हैं हमारे, ये सब हमारे घरों से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो हमारे घर में जो सब अप्लाइंसेस हैं, जैसे आप ले लीजिए टीवी है, एसी है, कंप्यूटर है, ये सब क्या हो जाएंगे, ये मतलब एक तरह का उनमें इफेक्ट पड़ेगा, और हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ें काम करनी भी बंद कर जाए, मतलब हो सकता है कि ब्लास्ट हो जाए, जैसे आप ये कहते हैं कि कभी कभी उड़ गया टाइप का वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो सब आते हैं, वो इसी वजह से होता है। अगर हमने अर्थिंग नहीं करी तो कोई भी चीज़ का क्या होगा, अगर अर्थिंग नहीं होगा तो वो जो करंट है, जो करंट सीधा आसमान से आ रहा है, वो सीधा आपके होम अप्लायंस पे इफेक्ट डालेगा। इसलिए अर्थिंग जो होता है इस दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब आप इसका डेफिनेशन देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्ज विथ अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग और ग्राउंडिंग, मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम चार्ज को अर्थ से शेयर करते हैं, मतलब समझ ही गए होंगे आप जी, ये जो पोल में एक्स्ट्रा चार्ज आएगा उसको हम अर्थ से शेयर कर रहे हैं, इसे ही हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं, ठीक है। होप डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। इसके यूज देख लेते हैं हम। इट प्रोवाइड अ सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड अप्लायंसेस, मतलब वही जो हमारे घर में सारे अप्लायंसेस रहता है और इलेक्ट्रिक वायर्स रहते हैं, उनको जो है ये एक प्रकार का सेफ्टी देता है। मतलब इसकी वजह से हम अगर अर्थिंग करेंगे तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ऐसा हो कि कोई भी अगर बहुत ज़्यादा चार्ज हो रहा है तो अर्थ उसे कैरी कर लेता है और उसका इफेक्ट जो है अदर ऑब्जेक्ट में नहीं पड़ने देता। ओके, अब हम बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग की, ठीक है। पहला जो होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन को आप सब जानते होंगे, वही जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट में देखा और पढ़ा भी है कि जब हम किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से रब करते हैं, मान लीजिए कि दो प्रकार का वो है, ये एक मेटल है, कांच का मतलब रॉड है, और दूसरा एक रॉड है, ठीक है। ये दोनों रॉड को जब हम आपस में रब्ड करेंगे तो इसमें जो होगा, उसके बाद इसमें जो अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी आएगा, वो उस प्रकार के कंडक्शन को हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बस हमें जान लेना है कि ये क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे। और जो हमारा दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन है, इसके बारे में हम एनसीईआरटी में बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इंडक्शन का मीनिंग जान लीजिए आप, ठीक है। तो इंडक्शन जो होता है वो एक प्रकार का इंस्पिरेशन की तरह वर्क करते हैं। कैसे इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन का मतलब आप सब जानते होंगे कि जब भी आप किसी इंस्पिरेशनल स्पीच या कुछ मोटिवेशनल स्पीच सुनते होंगे
तो आपके में क्या आता है, कुछ एक बदलाव सा आता है, ठीक है, आपको लगता है कि हाँ कुछ करना है, ऐसा टाइप सी भावना आपके में आती है। ठीक उसी प्रकार आप इस डायग्राम से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये जो हमारा है, ये जो हमें दिख रहा है ऊपर में, वो हमारा है कंडक्टर रॉड, ठीक है। ये आपको जो ग्रीन दिख रहा है ये हमारा, ये कंडक्टर रॉड है, ठीक है, कंडक्टर रॉड है ये। और जो ये है हमारा, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है, ये स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड कहते हैं इसको, इंसुलेटिंग स्टैंड है ये, ओके। और ये जो है ये चार्ज रॉड है, ये जो तीसरा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ना हम, ये चार्ज रॉड है जो कि पूरी तरह पॉजिटिवली चार्ज्ड है ये, ओके। ये चार्ज रॉड है जो पूरी तरह पॉजिटिवली चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि कोई भी मोटिवेशन हम सुन रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार आप इस रॉड को मान लीजिए कि जब भी इस रॉड को हम इसके पास ले जाएंगे, ठीक है, इसके पास ले जाएंगे तो क्या होगा कि कभी भी जब हम कोई भी मोटिवेशन सुनते हैं तो क्या बदलाव होता है, हमारी सारी बुराइयां एक तरफ हो जाती हैं और सारी अच्छाइयां एक तरफ हो जाती हैं, ठीक है। वैसे ही इसमें भी होगा, इसमें जब हम पॉजिटिव चार्ज को इसके करीब ले जाएंगे तो क्या होगा, सारे निगेटिव चार्ज इधर हो जाएंगे और जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, वो एक तरफ हो जाएंगे, ओके। ये हो गया हमारा नॉर्मल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं इस फिनोमिना को कि ये कह क्या रहा है। तो आप देखिए इधर हम आगे समझते हैं कि इस फिनोमिना से हम कहना क्या चाहते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्जेस विच अपोजिट चार्ज अपीयर्स एट इट क्लोजर एंड एंड सिमिलर चार्जेस अपीयर्स एट इट्स फर्दर एंड, ठीक है, एट प्रेजेंस ऑफ नियरली चार्ज बॉडी। मतलब कोई भी हम नियरली चार्ज बॉडी को अगर यहाँ पर ले जाएंगे तो क्या होगा कि जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है वो एक तरफ हो जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरफ हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो कहाँ होंगे, फर्दर एंड में होंगे, ठीक है। होप आपको ये एक्सपेरिमेंट या ये समझ आया होगा जो हम कहना चाह रहे हैं। तो इसमें जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होगा वो कलेक्ट इन ए बी होगा, जिसे हम इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। मतलब क्या हो गया, ये इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। और द चार्ज इन ग्लास रॉड, मतलब जो ग्लास रॉड में जो चार्ज रहेगा वो हमारा इंड्यूसिंग चार्ज होगा। इंड्यूसिंग चार्ज क्यों कहेंगे हम उसको, क्योंकि वो क्या किया, इंड्यूस्ड कर दिया, इसलिए वो हो जाएगा हमारा इंड्यूसिंग चार्ज, ओके। अब चार्ज बाय इंडक्शन को समझ लेते हैं। तो चार्ज बाय इंडक्शन को समझने के लिए हम कुछ स्टेप्स करेंगे, ठीक है। 2-3 स्टेप होगा जो हम एक स्फीयर पर एक एक्सपेरिमेंट की तरह समझेंगे, जिसके थ्रू हम इसे समझने का कोशिश करेंगे। आइए इसे देखते हैं हम कि इसमें क्या होगा, ठीक। आप सब ये डायग्राम देख रहे होंगे, ठीक है। आप सबसे पहले ये फर्स्ट डायग्राम देखिए, जो ए डायग्राम है हमारा। इसमें हम 2 स्फीयर लिए, ठीक है। पहला हो गया हमारा ए और सेकंड हो गया हमारा बी, और इसे हमने क्या किया, एक इंसुलेटिंग स्टैंड से कनेक्ट कर दिया। याद रखिएगा, इसे इंसुलेटिंग स्टैंड से कनेक्ट करना मतलब उसमें रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो क्या होगी कि जितनी भी चार्ज होगी वो सब अर्थ पर चली जाएगी और आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो पिक है उसमें हमने क्या किया, जो फर्स्ट ये आपको दिख रहा है, इसमें सिर्फ हमने 2 स्फीयर लिया, जिसको वी टेकिंग 2 स्फीयर्स एंड इन अ स्टैंड ऑफ इंसुलेटिंग स्टैंड, ओके। इसमें हमने इंसुलेटिंग स्टैंड में इसे कनेक्ट कर दिया, ये आप फर्स्ट वाले में कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड डायग्राम देखिए। तो सेकंड डायग्राम में जो ये 2 स्फीयर्स हैं हमारे, ठीक है, इसमें हमने क्या चेंजेस किया कि इसमें हम ये एक जो है हमारा चार्ज रॉड है उसको हम इस डायग्राम के बिल्कुल करीब ले जाएंगे, ठीक है, इस स्फीयर के करीब ले जाएंगे इस चार्ज रॉड को। तो हम जो पाएंगे ये पूरी तरह क्या है, ये चार्ज रॉड जो है वो पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज है, ओके। तो पॉजिटिव चार्ज है तो हमें एक्सपेरिमेंट में देखने ये मिलेगा कि जो सारे निगेटिव चार्ज होंगे ना वो इससे अट्रैक्ट होके जो ए में है वो सारे निगेटिव चार्ज ए में आ जाएंगे, एक साइड में यहाँ पे हो जाएंगे, और वहीं बी में जो है वो सारे पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड
अब हम बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड डायग्राम में आप देखिए कि इसमें जो दो स्फीयर है, ठीक है, इसके बीच हमने कुछ डिस्टेंस कर दिया है। आपने फर्स्ट देखा, सेकंड देखा, इसमें ये थोड़े क्लोजर हैं, ओके। लेकिन थर्ड में हमने क्या किया कि इसे हमने कुछ डिस्टेंस पर कर दिया, इन दोनों स्फीयर को। और हमने उसी तरह इसे भी, आप ये याद रखिएगा, इसे इंसुलेटिंग स्टैंड में रखना है, ठीक है, नहीं तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। उसके बाद हम जो ये कंडक्टिंग रॉड है इसको फिर यहीं पे ले जाएंगे। तो यहीं पे ले जाएंगे तो क्या होगा, इसमें भी हम वही पाएंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारे अट्रैक्ट होके ए के साइड आ जाएंगे, और जो जितना मतलब निगेटिव चार्ज जो होगा वो सारे अट्रैक्ट होके ए के पास आ जाएंगे, और वहीं जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारे बी में हो जाएंगे। अब इसमें क्या किया हमने, दूर दूर किया तो भी हमने यही पाया। अब आप देख लीजिए चौथा वाले में, तो इस स्टेप में क्या होगा कि हम इन दोनों को दूर दूर रखेंगे और यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का कोई सा भी वो क्या बोलते हैं, चार्ज रॉड नहीं लगाएंगे, ठीक है। जब चार्ज रॉड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि ये जो यहाँ पे क्या था, हमारे बी में पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, और ए में निगेटिव चार्ज था। लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा क्या कि ये जो निगेटिव चार्ज है वो इस साइड था यहाँ पे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस साइड था। वो किस लिए था, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज था वो जो रॉड से कनेक्ट होके उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, क्योंकि रॉड जो था हमारा पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए कनेक्ट होके निगेटिव चार्ज इस साइड पर आ गया था। लेकिन जब हमने अभी रॉड को हटा दिया है, तो रॉड को हटा दिया है मतलब क्या होगा, यहाँ का जो निगेटिव चार्ज है वो यहाँ के जो बी में पॉजिटिव चार्ज है उनको अट्रैक्ट करेगा, और ये दोनों एक साइड आ जाएंगे हमारे। आप देख लीजिए, होप आपको समझ आया होगा कि इतने तक में हमने क्या किया है, निगेटिव चार्ज जो है हमारे एक तरफ आ गए, और पॉजिटिव चार्ज जो है ये दोनों के बीच अट्रैक्शन हो गया, ये दोनों पास पास आ गए, ठीक है। इससे पहले जो थे वो दोनों बहुत दूर दूर थे, क्योंकि हमने इसके लिए क्या किया था, यहाँ पे रॉड का यूज़ किया था, पॉजिटिव चार्ज रॉड का। लेकिन जब हमने चार्ज रॉड को हटा दिया तो ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होके पास पास आ गए। और जब हम ये वाली डायग्राम को देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ये जो पूरा ए होगा वो पूरा निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, और वहीं जो बी होगा वो पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, ठीक है। होप ये आपको स्फीयर के में जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वो आपको समझ आया होगा कि जब किसी भी कोई स्फीयर या कोई भी ऑब्जेक्ट के सामने हम पॉजिटिव चार्ज अगर रॉड ले जाएंगे तो जो निगेटिव चार्ज होगा वो अट्रैक्ट होके पॉजिटिव चार्ज के पास वाली बॉडी में आ जाएगा, और जो अपोजिट चार्ज होगा वो फर्दर एंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसा ये आपको एक्सपेरिमेंट आपको पूरी तरह समझ आया होगा, और आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके डाउट को पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करेंगे। और आगे के सेशन में हम इसके आगे के बारे में बात करेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या इस टॉपिक की जो और पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू गाइज।